जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वीरों के वीर अमर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद एक बार एक डेरे के महंत बनने गए थे, पर दांव उल्टा पड़ गया और आश्रम छोड़कर भागना पड़ा। वैसे अपने जीवन में वो कुल 2 बार सन्यासी बने थे और दोनों ही बार उनके साथ बड़ी विचित्र घटनाएं घटी। एक बार काकोरी एक्शन से कुछ महीने पहले और दूसरी बार काकोरी एक्शन से कुछ महीने बाद। आज हम बात करेंगे काकोरी एक्शन से पहले क्या हुआ था जब चंद्रशेखर आज़ाद महंत बनने गए और क्यों उनको आश्रम छोड़कर वापस भागना पड़ा। वर्ष 1924 में क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ और शीघ्र ही पूरे उत्तर भारत में, विशेष रूप से संयुक्त प्रांत में, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, वहाँ के लगभग सभी प्रमुख शहरों में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की शाखाएं खुल गई थीं। उन दिनों चंद्रशेखर आज़ाद बनारस में रहते थे, वहीं वे भी इस संगठन से जुड़ गए थे। बनारस की शाखा का नेतृत्व कर रहे थे काकोरी के अमर बलिदानी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, और भी बहुत सारे साथी वहाँ दल से जुड़े थे। मनमथनाथ गुप्त वहीं थे, रविंद्रनाथ कार थे, दामोदर स्वरूप सेठ, बहुत सारे लोग थे। अब संगठन खड़ा हो गया, विस्तार हो रहा है, नई नई शाखाएं खुल रही हैं, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए सशस्त्र क्रांति का स्वप्न देख रहे हैं, तो बड़े संसाधन चाहिए, खूब सारे हथियार भी चाहिए। फिर जहां कार्यालय खोले हैं वो बिल्डिंग्स इनकी अपनी तो नहीं थी, वो जगह भी छोटी ही सही, एक एक दो दो कमरे ही सही, वो भी किराए पे लिए थे, उनका किराया भी देना था। फिर एक शहर से दूसरे शहर, यहाँ से वहाँ आना जाना पड़ता है, चाहे ट्रेन से जाएं, तांगे से जाएं, जो भी साधन उस समय उपलब्ध रहे होंगे, उसके लिए भी धन की आवश्यकता है। फिर दुनिया भर का प्रचार सामग्री, पम्फलेट्स पब्लिश कराने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, उसके लिए भी पैसे चाहिए। और फिर क्रांतिकारी थे, पेट भी तो था, भूख भी तो लगती थी। अब रूखी सूखी ही सही, पेट भरने के लिए रोटी भी चाहिए, और वो रोटी भी मुफ्त तो नहीं मिलती, तो बड़े धन की आवश्यकता थी। अब धन आए कहाँ से? अब देखिए, कांग्रेस के साथ तो देश के बड़े बड़े अमीर लोग भी जुड़े थे। वहाँ घनश्याम दास बिड़ला भी थे, जमुनालाल बजाज भी थे, वहाँ डोनेशन देने वाले थे। इनको डोनेशन कौन देता? ये सार्वजनिक संगठन नहीं था, गुप्त संगठन था, तो खुलेआम जनता के पास जा जाके डोनेशन भी नहीं मांग सकते, बल्कि लोग इनको तो डाकू समझते थे। ऐसी परिस्थितियां थी। तो फिर संगठन के लिए धन की व्यवस्था कहां से करें? इन्होंने कई उपाय किए, कई मनी एक्शन भी किए। जैसे 9 अगस्त 1925 को काकोरी की घटना हुई, जब राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 10 क्रांतिकारियों ने काकोरी के पास रेलगाड़ी रोककर उससे सरकारी खजाना लूट लिया था। वैसे लूटना कहना गलत होगा, ये तो अंग्रेज कहते थे, और अंग्रेज तो लूट रहे थे, स्वयं इस देश को लूट रहे थे। जो रुपया ये क्रांतिकारी उस रेलगाड़ी से लेकर गए थे, वो तो भारतीयों का रुपया था और भारत को मुक्त कराने के काम आने वाला था। काकोरी के एक्शन में इनको कुल 4,553 रुपये, 3 आना और 6 पाई मिले थे। उस समय को देखें तो ये भी कह सकते हैं कि अच्छा खासा धन था, लेकिन जो कीमत चुकानी पड़ी थी, जो परिणाम हुए थे बाद में, 4 क्रांतिवीरों को फांसी हुई और कितनों को लंबी लंबी सजाएं हुई, संगठन बिखर गया था। अगर वो हम देखें कि परिणाम क्या हुआ, तो लगता है कि कुछ भी नहीं मिला था। तो ये एक मनी एक्शन था, और इससे पहले और भी कई सारे ऐसे मनी एक्शन हुए। जैसे इससे ठीक 1 साल पहले 9 अगस्त 1924 को इलाहाबाद के पास एक गांव था पूरा मुफ्ती। उस गांव में एक घर पर मनी एक्शन किया, उसमें कुछ हाथ भी नहीं लगा था, एक चांदी की हंसली मिली थी और एक आदमी भी मारा गया था गांव का। और ये वो अकेला मनी एक्शन था जिसमें बलिदानियों के शिरोमणि सरदार भगत सिंह ने भी भाग लिया था, पर वो बहुत व्यथित हुए थे, दुखी हुए थे,
और इसके बाद कोई प्रमाण नहीं मिलता कि ऐसे किसी मनी एक्शन में वो शामिल हुए हों। तो ये भी एक मनी एक्शन था। इसके बाद 25 दिसंबर 1924 को पीलीभीत के गांव बमरोली में मनी एक्शन हुआ, एक सूदखोर के घर। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में वो एक्शन हुआ और ये वो पहला मनी एक्शन था जिसमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हुए थे। वहां इनको लगभग 1600 रुपए मिले थे, कुछ गहने भी मिले, पर वहां भी एक व्यक्ति मारा गया था, मोहनलाल नाम का, उस गांव का। वहां जब ये उस घर पर एक्शन कर रहे थे, कुछ क्रांतिकारी इनमें से छत पे खड़े थे, कुछ घर के अंदर थे, रात का समय था, गांव में शोर मचा, सारा गांव इकट्ठा हो गया। लोग तो इनको डाकू समझते थे। गांव इकट्ठा हो गया, घेर लिया इनको, और वहां से सुरक्षित निकलने के लिए इनको गोली भी चलानी पड़ी। उसी प्रोसेस में मोहनलाल नाम का एक व्यक्ति, वो रेसलर था, बड़ा अच्छा पहलवान था, उसने इनको चुनौती दी और विवश होकर इनमें से किसी क्रांतिकारी ने गोली चलानी पड़ी, जिसमें वो मारा गया। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। वो भी बहादुर व्यक्ति था, भारतीय था, और वो ये तो नहीं जानता था कि ये क्रांतिकारी हैं और ये क्या करने आए हैं और इनका क्या लक्ष्य है। उसकी तरफ से तो डाकुओं ने घर पर डाका डाला था और वो बहादुर मुकाबला करने को तैयार था। तो इस घटना में भी एक इंसान की, मासूम भारतीय की जान चली गई थी। 9 मार्च 1925 को भी एक मनी एक्शन हुआ बिचपुरी गांव में। ये भी रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुआ था और चंद्रशेखर आज़ाद इसमें भी शामिल थे। यहाँ भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ और एक ग्रामीण की जान यहाँ भी चली गई। इसी तरह 24 मई 1925 को भी एक मनी एक्शन हुआ था प्रतापगढ़ के गांव द्वारकापुर में। वहाँ भी कुछ खास हाथ नहीं आया, और बल्कि वहाँ तो चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल छूट गई थी और बहुत अफसोस हुआ था इस बात का कि पिस्तौल भी रह गई। तो इन मनी एक्शन से भी ये ऊब गए थे, इनसे कुछ हासिल नहीं होता और अपने ही लोगों के बीच में ये डाकू बने जा रहे थे। लोग इनको डाकू समझ रहे थे और फिर उस द्वंद्व में गांव के लोग जब लड़ते, मुकाबला करते, तो वहां से निकलने के लिए गोली भी चलानी पड़ती। तो कई बार ऐसा हुआ कि लोग निर्दोष मारे भी गए। तो वो कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं था। 9 मार्च 1925 को भी एक मनी एक्शन हुआ बिचपुरी गांव में रामप्रसाद बिस्मिल के ही नेतृत्व में। इसमें भी चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे। यहाँ भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ और एक निर्दोष ग्रामीण यहाँ भी मारा गया। इसी तरह 24 मई 1925 को प्रतापगढ़ के गांव द्वारकापुर में मनी एक्शन हुआ। वहाँ भी कुछ नहीं मिला, बल्कि वहाँ तो पिस्तौल चंद्रशेखर आज़ाद की छूट गई वहीं पे, और इस बात का बड़ा अफसोस हुआ था कि पिस्तौल कैसे वहाँ रह गई। तो मनी एक्शंस भी कई बार हुए, पर इनसे कुछ खास आर्थिक लाभ भी नहीं हो रहा था और अपने ही निर्दोष देशवासियों की जान भी जा रही थी और लोग इन्हें डाकू समझ रहे थे। तो इससे भी ये ऊब गए थे, दुखी थे, और इसीलिए फिर बाद में इन्होंने काकोरी में सरकारी खजाने पे वो एक्शन किया था। खैर, समस्या ये थी फिर धन आए कैसे, क्या साधन हो। एक बार साथी क्रांतिकारी रामकृष्ण खत्री ने एक अनोखा सुझाव दिया। क्रांतिकारी बनने से पहले वो एक सन्यासी भी थे, उदासी सेक्ट के सन्यासी स्वामी गोविंद प्रकाश उनका नाम होता था। बहुत सारे और साधुओं को भी जानते थे। उनको ध्यान आया कि गाजीपुर में एक बड़ा मठ है उदासी सेक्ट का, और वहाँ के महंत काफ़ी उम्र हो चुकी, बुजुर्ग हैं, बीमार रहते हैं, पता नहीं कितने दिन अब जीवित रहेंगे, और वो एक अच्छे शिष्य की तलाश में है। शिष्य तो बहुत सारे होंगे, बहुत सारे चेले होंगे, बड़ा मठ है तो बहुत सारे होंगे, पर महंत जी उनमें से किसी को सुपात्र नहीं मान पा रहे थे। उनमें कोई उनको योग्य नहीं दिख रहा था। हो सकता है लोभी, लालची हो, जो भी कारण रहे होंगे। तो उन महंत जी ने कभी स्वामी गोविंद प्रकाश जी यानी कि क्रांतिवीर रामकृष्ण खत्री जी से कहा था कि मुझे कोई अच्छा योग्य ब्रह्मचारी शिष्य चाहिए जो आगे चल के इस मठ को संभाल सके। और ये मठ, बताते हैं रामकृष्ण खत्री स्वयं लिखते हैं अपने संस्मरणों में कि गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे बाबा श्रीचंद ने इसकी स्थापना की थी। तो बड़ा महत्वपूर्ण मठ था, संपत्ति भी बहुत थी इसकी। अब
ये सुझाव दिया रामकृष्ण खत्री ने साथी क्रांतिकारियों को कि यदि हम में से कोई वहाँ सन्यासी बन के जाने को तैयार हो और महंत जी का शिष्य बन जाए जाके और उनका विश्वास जीत सके और वो उसे अपना उत्तराधिकारी बना लें, महंत जी ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। उनकी मृत्यु के बाद वो महंत बन जाएगा और महंत बनने के बाद सारी धन संपदा पर कब्जा होगा और उसको लेके उड़ जाए तो क्रांति का काम अच्छा चल पड़ेगा। तो सुझाव बड़ा नया था, पर इसमें मुश्किलें भी थी, आसान नहीं है। कहाँ ये नौजवान क्रांतिकारी जिनके सपने अलग किस्म के थे और कहाँ उनको कहो कि सन्यासी बन के रहना है, एक महंत का विश्वास जीतना है, सो। खैर, जब ये प्रस्ताव सुना चंद्रशेखर आज़ाद ने तो वो उछल पड़े, कहते मैं करूँगा ये काम। सबने कहा इतना आसान नहीं है। स्वयं राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने कहा कि आसान नहीं होगा, बड़ा कठिन है। कहना बहुत आसान है। रामकृष्ण खत्री लिखते हैं कि हमने बताया कि देखो सिर भी मुंडवाना पड़ेगा और सन्यासी का जीवन जीना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। तो कहने लगे कि देखिए, अगर पार्टी के लिए धन मिल जाता है तो फिर मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। आखिरकार निर्णय हो गया कि चंद्रशेखर आजाद जाएंगे और सन्यासी बनेंगे। अब रामकृष्ण खत्री इनको लेके गाजीपुर चले जाते हैं, महंत जी से मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और परिचय कराते हैं कि मेरे साथ ये जो नौजवान आया है इसका नाम है चंद्रशेखर तिवारी। वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद नहीं बताया जाता, नाम तो सच्चा ही बताया पर आज़ाद हटा दिया गया। अब ये क्रांतिकारी युवक हैं ये बता के तो वहाँ पे नहीं रखा जा सकता था, कहाँ फिर वो स्वामी महंत जी उनको स्वीकार करते। तो खैर, जब इनसे मिले, बातचीत हुई तो महंत जी बड़े प्रसन्न हुए। तेजस्वी चंद्रशेखर आज़ाद शिष्य मिल गए थे। उसके दूसरे दिन वहाँ पर इनकी दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद को दीक्षा दी गई। और लिखते हैं रामकृष्ण खत्री कि उस दिन सर पर रेशमी साफा और पूरे वस्त्र सारे पीताम्बर, बाकी सारे वस्त्र रेशमी, घेरवे, हल्के घेरवे रंग के, और मस्तक पर चंदन का तिलक है। कहते हैं कि क्या आभा थी, ऐसा लग रहा था जैसे राज तिलक हो रहा हो चंद्रशेखर आज़ाद का। बड़ा कार्यक्रम किया था महंत जी ने, बहुत सारे लोगों के लिए भोज की व्यवस्था थी। 1000 रुपये से ज़्यादा उस दीक्षा कार्यक्रम में खर्च किया था महंत जी ने, ऐसा लिखते हैं रामकृष्ण खत्री। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 1000 रुपये से ज़्यादा खर्च हुआ होगा तो वाकई बड़ा भव्य कार्यक्रम रहा होगा। कार्यक्रम संपन्न हुआ और रामकृष्ण खत्री वहाँ से वापस चलने लगे। अब चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ उन साधु सन्यासियों के बीच अकेले, तो मन तो मुश्किल लगेगा। चलते हुए उन्होंने रामकृष्ण खत्री से कहा कि भाई एक काम तो करना, देखो दिल लगना आसान नहीं है, लिहाजा तुम हफ्ते 10 दिन में इधर चक्कर लगाते रहना। एक तो तुम लोगों से मिलूंगा, मेरा मन लग जाएगा, मन बहल जाएगा, और दूसरा पार्टी का काम कैसा चल रहा है, संगठन का काम कहाँ तक पहुँचा, उसकी मुझे समय समय पर सूचना भी मिलती रहेगी। तो रामकृष्ण खत्री ने कहा कि बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम आते रहेंगे समय समय पर और बिल्कुल टच में रहेंगे, और लग जाओ आप अपने काम पे। ठीक है, रामकृष्ण खत्री वापस चले गए। अब जी आज़ाद लगे अपने गुरुजी की सेवा करने। महंत जी बुजुर्ग, बीमार, वृद्ध, कल तक तो चिंता ने ज़्यादा बीमार कर रखा था कि मैं मर गया तो इस मठ का क्या होगा। अब ये शिष्य बहुत अच्छा मिल गया, ब्रह्मचारी शिष्य, सच्चा सदाचारी शिष्य, और शिष्य अपने गुरु की सेवा करते, बढ़िया उनको खिलाते पिलाते, पैर दबाते अच्छे से। इनके सेवा भाव से महंत जी में तो ऐसा जैसे एक दिए का तेल समाप्त हो रहा और कोई दोबारा तेल डाल दे। महंत जी तो धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ होने लगा और वो तो वापस जवान होने लगे। खूब बढ़िया घी वाला दूध पीते थे वो तो ये समय बीत रहा था। और इधर चंद्रशेखर आज़ाद की चिंताएं बढ़ने लगी कि लगता तो नहीं है महंत जी जाएंगे, ये तो भैया दोबारा से ये तो दंड पेलने लग गए हैं, मुकदर घुमाते हैं स्वामी जी, महंत जी। तो उस हालात में उन्होंने एक पत्र लिखा रामकृष्ण खत्री के नाम,
और बताई स्थिति कि भैया सुनो, यहाँ आओ और मुझे ले जाओ, यहाँ रहने का कोई लाभ नहीं है, ये महंत जी नहीं जाने वाले हैं कहीं भी, ये तो बहुत साल जिएंगे अभी, अपने को यहाँ से कुछ नहीं मिलना, कुछ और व्यवस्था कर लो और जल्दी आओ और साथ में मनमथनाथ गुप्त को भी ले आना। अब जब पत्र वहाँ पहुँचा तो बाकी साथियों से चर्चा की और फिर मनमथनाथ गुप्त को लेके रामकृष्ण खत्री वापस इनके पास आए। अब कहते हैं रामकृष्ण खत्री की जब मैं वापस वहाँ पहुँचा, मनमथनाथ गुप्त कौन है जी, तो उनका परिचय दिया गया कि ये भी एक बड़े श्रद्धालु हैं, सन्यासियों के प्रति बड़ा श्रद्धा भाव रखते हैं, आपटे इनका नाम है। महंत जी से मिले जाके, बातें हुई इधर उधर की खूब सारी, और आंखें तलाश रही कि हमारे नए महंत कहाँ हैं, भावी महंत कहाँ हैं, आज़ाद कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो खैर नहीं नज़र आए। उसके बाद कहते हैं कि महंत जी से पूछा रामकृष्ण खत्री ने कि महंत जी, आपका आश्रम, ये मठ तो बहुत विशाल, बड़ा सुंदर है, बहुत बड़ा है, इसका जरा भ्रमण किया जाए, हम जरा घूमते हैं, सैर करते हैं, देखते हैं। महंत जी ने कहा कि बिल्कुल करिए जी, क्यों नहीं। तो ये दोनों मनमथनाथ गुप्त और रामकृष्ण खत्री महंत जी से उठ के मठ में इधर उधर घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ ढूंढ रही हैं आंखें कि कहीं तो मिले। आखिरकार मुलाकात हो गई और इनको देखते ही चंद्रशेखर आज़ाद का वो बुझा हुआ चेहरा भी खिल गया। बैठे, बातें हुई कि क्यों इतनी निराश क्यों रखे हो, कि निराशा की बात नहीं है, सच्चाई यही है। जिस दिन मैं आया था उस दिन महंत जी की हालत ये थी, इनसे उठा नहीं जा रहा था, और अब तो भैया ये दंड लगाते हैं तसल्ली से, ये नहीं मरने वाले हैं, तुम मुझे यहाँ से ले चलो। कि भैया यूं तो ले जाना मुश्किल है, ऐसे कैसे लेके जाएंगे, पर हम जाते हैं वापस। और हमारी पार्टी के, हमारी शाखा, बनारस शाखा के अध्यक्ष राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, उनको जाके हम यहाँ की वस्तु स्थिति जैसी है वैसी बताएंगे, और फिर जैसा निर्णय पार्टी का होगा फिर वैसे करेंगे और आपको निकाल लेंगे यहाँ से। ये कह के ये लोग वापस चले गए। फिर दिन बीतने लगे, 1 2 3 4, उधर से कोई संदेश नहीं आ रहा। इंतजार करते करते जब सीमा पार हो गई स्थिति, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने तो एक रात उठाया अपना जो भी थैला था और चोरी से उससे निकल गए मठ से, और वापस कभी लौट के नहीं आए, सीधे पहुंच गए बनारस। तो वो अटेम्प्ट, उसमें 3-4 महीने का समय बताते हैं रामकृष्ण खत्री, पर जैसा परिस्थितियां हैं, हमने जैसे भी कुछ मनी एक्शंस की बात की कि 25 दिसंबर 24 को मनी एक्शन हुआ, उसके बाद फिर 9 मार्च को भी हुआ, तो बीच का जितना कालावधि है वो इतनी लंबी नहीं है कि 3-4 महीने वो बाहर रहे हों, पर हो सकता है कि महीना 20 दिन या 1.5 महीना की ये बात रही होगी। तो इतना समय लगाया चंद्रशेखर आज़ाद ने, बड़े भाव से, श्रद्धा भाव से महंत जी की सेवा की, सेवा कर रहे थे और दुआ कर रहे थे कि ये ऊपर जाएं, पर ऐसा हुआ नहीं। तो उस एक्शन में इनको कुछ हासिल नहीं हुआ, लौट के आ गए बनारस। और फिर जो, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि एक बार फिर ये 2 बार सन्यासी बने थे, दूसरी बार ये कब सन्यासी बने, क्यों सन्यासी बने, और उस सन्यास में इनके साथ क्या हुआ, उसमें भी कई बड़ी मज़ेदार घटनाएं घटी थीं, पर वो बात आज नहीं, अगली बार। आज के लिए इतना ही। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।